नमस्कार दोस्तों, डेट आज की देखो 12 फरवरी 2025 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज डिस्कस करेंगे, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट से, जिसमें उन्होंने ना ये कंडीशन रख दी, जो रेप एक्यूज्ड हैं उनको बेल इस शर्त पर दी जाएगी अगर वो विक्टिम से शादी करें। तो ये कितना उचित है, रेप सर्वाइवर्स के ऊपर क्या रिपरकशन इसका पड़ता है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट का आर्टिकल 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग हुई थी 29 अजरबैजान के शहर बाकू में, तो वहां पे इस आर्टिकल 6 की इंप्लीमेंटेशन को लेकर रूल्स डिसाइड हो गए। तो ये जो आर्टिकल है इंडिया के लिए बड़ी काम की चीज़ है, साउथ साउथ कोऑपरेशन इंक्रीज करने के लिए। फिर नेक्स्ट आर्टिकल फॉरेस्ट फायर्स से संबंधित है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, जुडिशियल बेल कंडीशंस, यानी एक्यूज्ड को बेल देते वक्त जुडिशरी क्या कंडीशंस रखती है बेल देते वक्त, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है सेक्सुअल वायलेंस के सर्वाइवर्स के ऊपर। तो इस इशू से संबंधित ये आर्टिकल है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है, देखो बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं। बेल का मतलब क्या है? जब देखो कोर्ट ना एक्यूज्ड को टेम्परेरी फ्रीडम देता है, ट्रायल चल रहा है लेकिन कोर्ट एक्यूज्ड को रिहा कर देता है जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आता, टेम्परेरी फ्रीडम दे देता है, तो इसे बेल कहा जाता है। और देखो क्यों दिया जाता है बेल? क्योंकि देखो कोर्ट को लगता है कि अगर एक्यूज्ड खतरनाक नहीं है और इन्वेस्टिगेशन को डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो फिर देखो जब तक फाइनल जजमेंट आ जाता है तब तक उसे रिहा किया जा सकता है। और कोर्ट ना टेम्परेरी फ्रीडम देते वक्त कुछ कंडीशंस रख सकता है। कंडीशंस जैसे कि आप ना अपना पासपोर्ट जमा करवाओगे, देश छोड़ के नहीं जा सकते, शहर छोड़ के नहीं जा सकते, पुलिस स्टेशन में आपको आना पड़ेगा हर महीने, आपको इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करना पड़ेगा, विक्टिम से आपको किसी भी सूरत में कॉन्टैक्ट नहीं करना है। तो ये कंडीशंस कई बार कोर्ट बेल देते वक्त रखता है। लेकिन देखो आज इस आर्टिकल में ना हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे रेप के केसेस में जुडिशरी ऐसी बेल कंडीशंस रख देती है जो बल्कि रेप विक्टिम्स के लिए बहुत ज्यादा ट्रॉमा क्रिएट कर देती हैं। आप यहां पर देखिए, ये केसेस हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का केस है 2025 का। केस का नाम है अतुल गौतम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस केस में ना जो एक्यूज था उसने ना अपनी इंटरफेथ पार्टनर से शादी का झूठा वादा किया और उसके नाम पे रेप किया। तो अब इस केस में ना कोर्ट ने एक्यूज्ड को बेल दे दी, लेकिन बेल जानते हो किस शर्त पे दी? बेल इस शर्त पे दी कि एक्यूज्ड को ना रेप विक्टिम से शादी करनी पड़ेगी। समझ गए? कोर्ट ने बोला अतुल गौतम हम तुम्हें बेल तो दे देंगे, लेकिन जो विक्टिम है उनसे तुम शादी करो, तब हम तुम्हें बेल देंगे। फिर देखो एक सिमिलर केस है। हाँ, इस केस में 5 लाख रुपए डिपॉजिट कराने को भी कहा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कि तुम 5 लाख रुपए डिपॉजिट भी करवाओ। फिर एक और केस है अभिषेक वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स 2024 का केस है। इसमें देखो एक्यूज्ड और विक्टिम दोनों का एक बच्चा भी था। तो इस केस में भी बेल तभी मिली जब एक्यूज्ड ने शादी और बच्चे की जिम्मेदारी लेने का वादा किया। एक्यूज्ड ने बोला कि मैं शादी करूंगा और बच्चे की जिम्मेदारी लूंगा, तब जाके फिर एक्यूज्ड अमित को बेल मिल गई। देखो ये दोनों जो जजमेंट्स हैं ये 2022 की एक जजमेंट के आधार पे ही हैं। 2022 में रमाशंकर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश केस में भी बेल दी गई थी इन्हीं ग्राउंड्स पे। अब थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से डिस्कस कर लेते हैं ये गलत क्यों है। सिस्टमेटिक ढंग से मतलब आर्टिकल में तो आपको पता है थोड़ा खिचड़ी टाइप में दिया होता है, तो पॉइंट निकाल के आपको बता देता हूं ताकि आपको याद हो जाए चीजें। सबसे पहले तो देखो ऐसा करना विक्टिम के इन सभी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। सबसे पहले आर्टिकल 21 राइट टू डिग्निटी, ऑटोनमी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम कोअर्जन। फिर आर्टिकल 14 इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर द लॉ, और तीसरे नंबर पे आर्टिकल 15 प्रोटेक्शन फ्रॉम जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। आप पूछोगे सर कैसे वायलेशन है, वो अभी जैसे जैसे आर्टिकल को डिस्कस करेंगे आपको समझ में आएगा। फिर देखो राइटर बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट की ना गाइडलाइंस है अपर्णा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2021 के केस में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ना क्लियर गाइडलाइंस दी हैं कि बेल कंडीशन ऐसी होनी चाहिए
जो विक्टिम के लिए सेफ हो, जिससे विक्टिम खतरे में ना आए। दूसरा, एक्यूज्ड और विक्टिम के बीच में कॉन्टैक्ट अवॉइड होना चाहिए, ऐसी होनी चाहिए बेल कंडीशंस। और तीसरे नंबर पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यह कहा था, बेल कंडीशंस पैट्रियार्कल स्टीरियोटाइप प्रमोट ना करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की हर एक गाइडलाइन का वायलेशन किया जा रहा है जब इलाहाबाद हाई कोर्ट यह बोलती है एक्यूज जो है वो विक्टिम के साथ शादी करे तभी हम बेल देंगे। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो किया, सुप्रीम कोर्ट की अपर्णा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2021 केस में दी गई हर एक गाइडलाइन का वायलेशन हुआ है। अब आप डिटेल से समझिए कंसर्न है क्या। सबसे पहली चीज देखो, रेप का मतलब यह होता है कि विक्टिम की जो कंसेंट है वो वायलेट हुई है, कंसेंट के बिना फिजिकल रिलेशंस एस्टैब्लिश किए गए, यही तो क्राइम है रेप। लेकिन देखो, जब कंसेंट ही नहीं था तो फिर अब शादी करवाना तो विक्टिम के दुख को और ज्यादा बढ़ाने के समान है। पहला पॉइंट यह हुआ। फिर दूसरा पॉइंट यह हुआ, देखो अगर शादी कंडीशन बनाई गई है, मतलब शादी कंडीशन रखी गई है बेल देने की, तो यह विक्टिम की ऑटोनमी का भी वायलेशन है। मतलब ऑटोनमी का मतलब होता है अपनी जिंदगी के डिसीजंस खुद लेना। अगर कोर्ट देखो अब जबरदस्ती विक्टिम को उस व्यक्ति से शादी करने को बोल रहा है जिसे उसने एक्यूज किया है कि भाई इस पर्सन ने मेरी कंसेंट के बिना फिजिकल रिलेशंस एस्टैब्लिश किए, मेरी इंडिपेंडेंस को छीना, तो अब उसी एक्यूज्ड के साथ में विक्टिम को शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो यह विक्टिम की ऑटोनमी का भी वायलेशन है। पॉइंट समझे ना आप? मतलब जो विक्टिम है वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि कोर्ट ने कंडीशन रख दी कि तुम इससे शादी करो तभी हम तुम्हें बेल देंगे। फिर आता है इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, शादी देखो कोई पनिशमेंट नहीं है कि तुम शादी करो विक्टिम से तभी हम तुम्हें बेल देंगे। शादी तो एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट होती है। शादी देखो एक सोशल और पर्सनल रिलेशन है जो भरोसे और सम्मान पे टिका है। अगर देखो शादी कंपल्सन से होती है तो फिर ये तो एक अत्याचार बन सकती है जिसमें विक्टिम को और ज्यादा टॉर्चर झेलना पड़ेगा शादी के बाद। जैसे आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए वेस्ट बंगाल में एक एक्यूज ने विक्टिम के से शादी कर ली। फिर देखो शादी के बाद अब चूंकि जबरदस्ती शादी हुई थी तो एक्यूज्ड नाम मात्र की शादी रख रहा है और विक्टिम को टॉर्चर कर रहा है, सुसाइड करने पे मजबूर कर रहा है। तो कोर्ट ने तो शादी करवा दी लेकिन वो शादी जबरदस्ती पे टिकी है तो फिर उसमें प्यार कहां रहेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इग्नोर हुई है। अगर देखो रेप विक्टिम और उसके बच्चे की वेलफेयर की बात है इसलिए बोला है जुडिशरी ने कि शादी करवा दी जाए तो अच्छी चीज है क्योंकि रेप विक्टिम और उसके बच्चे की देखभाल हो जाएगी। तो राइटर बोलते हैं देखो ये स्टेट की जिम्मेदारी होनी चाहिए ना कि एक्यूज्ड की। समझे? मतलब ये स्टेट की जिम्मेदारी है रेप विक्टिम और उसके बच्चे की देखभाल करना, ना कि जो एक्यूज्ड है उसी के साथ शादी करवा दी जाए कि एक्यूज्ड इनकी केयर कर लेगा। पहली तो चीज केयर कर लेगा मतलब ये अपने आप में जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है कि महिला अपने आप खुद की केयर नहीं कर सकती, उसे सपोर्ट की आवश्यकता है। और दूसरी चीज रेप हुआ है तो उसकी प्योरिटी जो है वो वायलेट हो गई है तो शादी करके उसकी प्योरिटी वापस आ जाएगी। तो ये सोच ही अपने आप में रिग्रेसिव सोच है। तो यहां पे ना एक जजमेंट भी है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। यहां पे लिखा हुआ है क्या? नहीं, यहां पे लिखा नहीं हुआ। जजमेंट है राइट टू प्राइवेसी ऑफ एडोलसेंट्स, राइट टू प्राइवेसी ऑफ एडोलसेंट्स, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, आप लिख लीजिए, इसमें नहीं लिखा हुआ। तो इस जजमेंट में ना 2024 में आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि रेप विक्टिम्स का सपोर्ट का काम ना स्टेट का होना चाहिए। जैसे रेप विक्टिम्स को शेल्टर देना, फूड देना, एजुकेशन देना, काउंसलिंग देना, ये सारा काम स्टेट का है। और अगर स्टेट ऐसा नहीं करेगा तो फिर तो देखो विक्टिम्स एक्यूज्ड पर डिपेंडेंट हो जाएंगे और एक्यूज्ड पर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो ये तो उनका आर्टिकल 21 का वायलेशन हो जाएगा, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी का। क्योंकि जिसने रेप किया उसी के ऊपर डिपेंडेंट, तो ये तो बंदा फिर विक्टिम जो है अपनी डिग्निटी के साथ लाइफ नहीं जी पा रहा है।
समझे? अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, थोड़ा लीगल इंप्लीकेशन देख लेते हैं। देखो हमारे समाज में कानून बने हुए हैं, कानून बनाने का एक मकसद यह भी होता है ना, डर पैदा करना। डर पैदा करना कि इतनी सजा दी जाती है क्राइम के बाद में कि फ्यूचर में कोई और पर्सन उस क्राइम को ना करे, उसके मन में डर होना चाहिए। लेकिन देखो अब जैसे अभिषेक है, जिसको सुप्रीम कोर्ट, जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि तुम भैया तुमने रेप किया है, तुम विक्टिम से शादी कर लो, हम तुम्हें बेल दे देंगे। तो अभिषेक का केस देख के फ्यूचर में बाकी लोगों के मन में डर तो पैदा होगा ही नहीं। उनको क्या लगेगा, अरे रेप करते हैं और अगर कोई दिक्कत हुई तो शादी कर लेंगे विक्टिम के साथ में। तो डर तो पैदा नहीं हुआ ना। कानून बनाने का एक मकसद तो यह होता है ना, डर पैदा करना समाज में। डर पैदा कहां हो रहा है, समझे? एक ये पॉइंट है। दूसरा लीगल पॉइंट ये है कि ना, बेल का पर्पस ना कभी भी ट्रायल को इन्फ्लुएंस करना नहीं होना चाहिए। लेकिन इस केस में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट बेल दे रही है ना एक्यूज्ड को, तो वो इनडायरेक्टली ट्रायल को इन्फ्लुएंस कर रही है। कैसे कर रही है? अभिषेक को बेल दे दी कि आप विक्टिम से शादी करो तब हम आपको बेल दे देंगे। अब बेल मिल गई अभिषेक को, ट्रायल लेकिन चल रहा है, मीनवाइल बेल मिल गई। अब अभिषेक की विक्टिम के साथ में शादी हो गई। अब देखो शादी के बाद में तो विक्टिम अभिषेक के ऊपर डिपेंडेंट है। शादी के बाद में तो अभिषेक और विक्टिम के बीच में इमोशनल कनेक्शन भी हो जाएगा। तो फिर विक्टिम अब थोड़ी ना मजबूती से केस लड़ेगी। विक्टिम तो जाहिर तौर पे अपने बयान बदलेगी और केस खत्म हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली तो ये ट्रायल इन्फ्लुएंस ही हो गया ना पूरा का पूरा, क्योंकि अब शादी हो गई। शादी हो गई तो विक्टिम अब डिपेंडेंट है अभिषेक के ऊपर। मतलब अब ट्रायल ढंग से नहीं चलेगा, खत्म हो जाएगा। ट्रायल इन्फ्लुएंस हो चुका है, बेल की कंडीशन ऐसी थी। तो ये पॉइंट है। तो लास्ट में वे फॉरवर्ड में आर्टिकल में देखो ये बोला जाता है कि विभिन्न जो हाई कोर्ट्स हैं वो देखो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो करें। और नेक्स्ट पॉइंट, शादी को रेप की रिमेडी नहीं मानना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, बेल कंडीशंस सर्वाइवर्स की ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज ना करें। फास्ट ट्रैक ट्रायल्स चलने चाहिए ताकि जो एक्यूज्ड के ऊपर डिपेंडेंसी है वो क्रिएट ना हो। स्टेट इंडिपेंडेंट वेलफेयर सपोर्ट दे विक्टिम्स को। और जेंडर सेंसिटिव जुडिशियल ट्रेनिंग होनी चाहिए। जजेस को सेंसिटाइज किया जाए जेंडर जस्टिस के मामले में। जस्टिस जो है वो सर्वाइवर सेंट्रिक होना चाहिए, ना कि कन्वीनियंस बेस्ड। अच्छे पॉइंट्स हैं। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल भी देखो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल जो है रोल फॉर इंडिया इन साउथ साउथ क्लाइमेट कोऑपरेशन से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो बेसिक से इस आर्टिकल को हम डिस्कस करते हैं। 2015 में ना एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट। विभिन्न देशों ने मिलकर ये एग्रीमेंट साइन किया था क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए। अब इस पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 6। तो इस आर्टिकल 6 के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, तभी आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आएगा। तो आर्टिकल 6 जो है इसके बेसिक्स पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं। पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट और उसके अंदर है आर्टिकल 6, 6.2, आर्टिकल 6.4। इनके मतलब आपको जानना इंपॉर्टेंट है, प्री में भी यूपीएससी इन पर क्वेश्चन पूछ सकती है। तो आर्टिकल 6 जो है वो देखो ये प्रोविजन करता है कि विभिन्न देश ना आपस में कोऑपरेटिव अप्रोच अपना सकते हैं क्लाइमेट एमिशंस को, क्लाइमेट चेंज से संबंधित एमिशंस को कम करने के लिए। समझ गए? फिर से बोलता हूं, आर्टिकल 6 ये प्रोविजन करता है, क्योंकि देखो विभिन्न देशों को मिलके क्लाइमेट चेंज एड्रेस करना है ना, मिलके एमिशन कम करने हैं। अब देखो कोई देश ऐसा है जिससे एमिशन कम नहीं हो पा रहे हैं, कोई देश ऐसा है जिसने एमिशन बहुत ज्यादा कम कर लिए हैं। तो जिसने बहुत ज्यादा कम कर लिए हैं वो कार्बन क्रेडिट बेच दे उस देश को जिससे एमिशन कम नहीं हो रहे हैं। तो ये क्या है? ये देखो कोऑपरेटिव अप्रोच है ना, दोनों ने मिलकर काम चला लिया। एक देश जो एमिशन कम कर पा रहा था उसने जो कम किए इसके लिए उसको कार्बन क्रेडिट मिल गए और उसने वो कार्बन क्रेडिट बेच दिए उस देश को जिससे एमिशन कम नहीं हो रहे थे।
तो मिलके काम चला लिया। यही है आर्टिकल 6। स्पेसिफिकली बात करें आर्टिकल 6.2 क्या है। आर्टिकल 6.2 है, यहां पे ध्यान से देखिएगा, आर्टिकल 6.2 इसका काम है इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम का एक्सचेंज। चिंता मत करिए, आसान भाषा में बताऊंगा बिल्कुल। आर्टिकल 6.2 क्या फैसिलिटेट करता है? ट्रांसफर ऑफ इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम, मतलब एक देश दूसरे देश को कार्बन क्रेडिट बेच सकता है। बिल्कुल आसान भाषा में समझिए, अगर देखो एक देश पोल्यूशन कम करे और एक देश पोल्यूशन ज्यादा करे तो ना दोनों देशों के बीच में बैलेंस एक्सचेंज हो सकता है। यह प्रोविजन करता है आर्टिकल 6.2। बैलेंस कैसे एक्सचेंज कर सकता है? वही चीज जो मैंने आपको बताया, अब मैं एक नंबर की सहायता से बता रहा हूं। मान लीजिए 2030 से पहले इंडिया को 1 बिलियन टन कार्बन एमिशन कम करना है। और दूसरी तरफ भूटान की रियलिटी ऐसी है कि भूटान एक कार्बन नेगेटिव कंट्री है। मतलब भूटान तो बल्कि कार्बन एब्जॉर्ब ज्यादा कर रहा है, एमिट कम कर रहा है, यानी भूटान ऑलरेडी एक कार्बन नेगेटिव कंट्री है। तो कार्बन नेगेटिव कंट्री है भूटान, और इसके लिए भूटान को मिल गए कार्बन क्रेडिट। अब देखो भूटान को कार्बन क्रेडिट मिल गए तो इंडिया जो कि थोड़ा कम स्पीड से कार्बन एमिशन कम कर पा रहा है, इंडिया को करना है 1 बिलियन टन तक 2030 से पहले, तो इंडिया भूटान को बोल सकता है कि भैया तुम तो कार्बन नेगेटिव कंट्री हो, तुम्हारे पास में कार्बन क्रेडिट है, तुम ये कार्बन क्रेडिट 50 मिलियन टन के हमें बेच दो और बदले में हम तुम्हें पैसे दे देंगे। तो भूटान बोलेगा अरे बहुत बढ़िया जी, ले लो हमसे। तो यही है इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम। ये कार्बन ट्रेडिंग का तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया। इस ट्रांसफर ऑफ इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम में और भी चीजें हो सकती हैं, जैसे इसी आर्टिकल में बाद में आता है, लेकिन मैं आपको अभी समझा रहा हूं। एक कंसेप्ट है, यहां पर देखो, यहीं पे समझा ही देता हूं, जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म का। इसमें क्या होता है? देखो ये ना एक इंटरनेशनल कार्बन ट्रेडिंग का सिस्टम है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए जापान से एमिशन कम नहीं हो पा रहे हैं, तो जापान इंडिया को बोले यार हमसे हमारे देश में तो एमिशन कम नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन एक काम करते हैं, हम ना आपको पैसा देते हैं और टेक्नोलॉजी देते हैं, बदले में ना उस पैसे और टेक्नोलॉजी की सहायता से ना आप ना आपके देश के उत्तर प्रदेश में ना एक सोलर एनर्जी वाला प्रोजेक्ट लगा लीजिए। पैसा किसने दिया? जापान ने। टेक्नोलॉजी किसने दी? जापान ने। प्रोजेक्ट कहां पे लगा? इंडिया में, उत्तर प्रदेश में। लेकिन जापान ने एक शर्त रख दी, सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए पैसा हम देंगे, टेक्नोलॉजी हम देंगे, लेकिन उस प्रोजेक्ट से जो एमिशन कम होगा ना, तो उसके क्रेडिट हमें मिलने चाहिए। यह जापान ने शर्त रख दी। तो इंडिया ने बोला ठीक है यार, कोई बात नहीं, क्रेडिट आप रख लो, जो एमिशन कम होगा उस सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट से हमें तो फायदा ही है, हमें तो टेक्नोलॉजी मिल गई सोलर एनर्जी वाली, हमें पैसा मिल गया और प्रोजेक्ट हमारे देश में लग गया, और बेशक प्रोजेक्ट से जो एमिशन कम हुए उसके क्रेडिट आप रख लो। तो ये है जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म यानी जेसीएम। तो पॉइंट क्या था? पॉइंट ये था आर्टिकल 6.2 पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के अंदर इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम, ये एक प्रोविजन है जिसके तहत डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं। बट इस आर्टिकल में यह बोला गया है, आज के इस आर्टिकल में, यह आर्टिकल 6.2 तो बहुत काम की चीज है, यह सिर्फ डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन का मैकेनिज्म नहीं सेट करता, जैसे जापान और इंडिया, जापान डेवलप्ड, इंडिया डेवलपिंग। यह तो बल्कि देखो साउथ साउथ कोऑपरेशन का भी एक जबरदस्त मौका देता है, जैसे इंडिया भूटान तो साउथ साउथ कोऑपरेशन हो गया ना। तो ये सबसे मेन पॉइंट है। जैसे आर्टिकल का टाइटल ही ये है, रोल फॉर इंडिया इन साउथ क्लाइमेट कोऑपरेशन। ये पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट का आर्टिकल 6.2 सिर्फ डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन का प्रोविजन नहीं करता, बल्कि इससे डेवलपिंग कंट्रीज भी आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं। तो ये होगा साउथ साउथ कोऑपरेशन। साउथ मतलब गरीब देश, समझ गए? तो गरीब देश भी आपस में, या डेवलपिंग कंट्रीज भी आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं इस आर्टिकल के थ्रू। अब एक और आर्टिकल भी है
पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के अंतर्गत आर्टिकल 6.4। आज के इस आर्टिकल में तो आर्टिकल पेरिस क्लाइमेट चेंज के आर्टिकल 6.4 के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन मैं बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है, ये भी है वैसा ही। आर्टिकल 6.2 दो कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करता था कार्बन ट्रेडिंग को लेके। बस ये याद रखना, आर्टिकल 6.4 जो है ये प्राइवेट एंटिटीज के बीच में कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करता है। प्राइवेट एंटिटीज के बीच में मतलब प्राइवेट कंपनीज के बीच में। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, रिलायंस एक विंड एनर्जी प्रोजेक्ट लगाता है और उससे 5 मिलियन टन CO2 एमिशन कम हो जाएगा, यानी रिलायंस को मिल गए 5 मिलियन कार्बन क्रेडिट, 5 मिलियन के कार्बन क्रेडिट। अब देखो, टेस्ला ने एमिशन ज्यादा कर लिया, टेस्ला कंपनी को अब कार्बन क्रेडिट चाहिए, तो टेस्ला कंपनी रिलायंस को बोल सकती है कि भैया तुम्हारे पास में तो एक्स्ट्रा कार्बन क्रेडिट है क्योंकि तुमने एमिशन कम किया है विंड एनर्जी प्रोजेक्ट लगा के, वो कार्बन क्रेडिट तुम हमें बेच दो क्योंकि हमने एमिशन ज्यादा कर दिया है। तो बात वही है, आर्टिकल 6.2 देशों के बीच में था और आर्टिकल 6.4 ये प्राइवेट एंटिटीज के बीच में है। चलो ये आपने पूरा समझ लिया, अब आगे चलते हैं। आप पूछोगे सर अभी ये आर्टिकल क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्या नया हुआ है? नया देखो ये हुआ है, अभी ना हाल ही में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 29th मीटिंग हुई थी अजरबैजान के शहर बाकू में, जिसे क्लाइमेट फाइनेंस COP भी बोला गया, क्लाइमेट फाइनेंस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अब इस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में ना पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के आर्टिकल 6 की इंप्लीमेंटेशन को लेकर ना रूल डिसाइड हो गए। सिंपल भाषा में बोलूं, आर्टिकल 6 पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट का जो पहले इंप्लीमेंट नहीं हो रहा था, अब इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, रूल्स डिसाइड हो गए हैं। ये कंटेक्स्ट है। फिर इसके बाद आर्टिकल में बोला जाता है इंडिया ने देखो ऑलरेडी 2023 में ना कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम लॉन्च की थी, मतलब डोमेस्टिकली इंडिया के अंदर ही प्राइवेट कंपनीज आपस में कार्बन क्रेडिट की ट्रेड कर सकें, उसके लिए इंडिया ने ये कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। ये मार्केट बेस्ड अप्रोच है। अब इसके लिए वेबसाइट वगैरह भी इस्टेब्लिश की है ताकि कार्बन क्रेडिट जो बेचे जाते हैं लिए जाते हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे पूरी तरह से। नेक्स्ट पॉइंट में राइटर बोलते हैं इंडिया का देखो पहले से ना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इन सब चीज़ों के साथ में, जैसे क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, वॉलंटरी कार्बन मार्केट, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें इंडिया में पहले रही हैं। तो इंडिया का प्रायर एक्सपीरियंस रहा है इन सभी चीज़ों से। तो अब आर्टिकल 6 पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट का इंप्लीमेंट स्टार्ट होगा ना, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होगा, तो इंडिया को फायदा होगा क्योंकि ये कंसेप्ट इंडिया ने ऑलरेडी डोमेस्टिकली स्टार्ट किए थे पहले। अब बस इन डोमेस्टिक कंसेप्ट्स को अब थोड़ा इंटरनेशनल कंपैटिबल बनाना है, ये राइटर बोलते हैं। फिर राइटर बोलते हैं इंडिया ने तो देखो 14 तरह के जो प्रोजेक्ट हैं वो आइडेंटिफाई भी कर लिए हैं जो इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के आर्टिकल 6.2 के अंतर्गत। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं, एनर्जी स्टोरेज के प्रोजेक्ट्स हैं जैसे एडवांस्ड बैटरी टेक्नोलॉजी, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज प्रोजेक्ट्स हैं, इसके बाद में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के प्रोजेक्ट्स हैं, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के प्रोजेक्ट्स हैं। ये सारे प्रोजेक्ट्स इंडिया में लग सकते हैं डेवलप कंट्रीज की मदद से पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के आर्टिकल 6.2 के अंतर्गत। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो साउथ साउथ कोऑपरेशन का भी बहुत स्कोप है, जैसे अफ्रीका के साथ इंडिया की पार्टनरशिप बहुत अच्छी है। इवन डेवलपिंग नेशंस को क्लाइमेट फाइनेंस की जरूरत होती है जैसे इंडिया को है, तो अफ्रीका एक परफेक्ट पार्टनर हो सकता है क्योंकि वहां पे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी की कमी है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 10 प्रिंसिपल्स दिए थे, 10 प्रिंसिपल्स फॉर इंडिया अफ्रीका एंगेजमेंट। यहां पर देखो आगे है, ये 10 प्रिंसिपल्स प्रधानमंत्री मोदी ने दिए थे। तो इन 10 प्रिंसिपल्स में ना जो इंडिया अफ्रीका कोऑपरेशन से संबंधित है, इसमें इकोनॉमिक और क्लाइमेट कोऑपरेशन एक मेजर पिलर है। जैसे देखो इंडिया के पास में ना सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में एक्सपर्टीज हैं, सोलर एनर्जी में एक्सपर्टीज हैं, डिजिटल टूल्स में इंडिया के पास में एक्सपर्टीज हैं। तो ये सब चीजें ना इंडिया अफ्रीका के साथ में शेयर कर सकता है। इंडिया अफ्रीका के साथ में भी पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के आर्टिकल 6.2 के अंतर्गत IMTO कर सकता है। जो डेवलप कंट्रीज इंडिया के साथ कर रहे थे वो इंडिया कर सकता है अफ्रीकन कंट्रीज के साथ में।
तो यहाँ पे देखो साउथ साउथ कोऑपरेशन का काफ़ी स्कोप है। लास्ट में ना राइटर 2-3 कंसर्न भी जताते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ तो काफ़ी हैं लेकिन थोड़े कंसर्न भी हैं। ऐसा ना हो जाए कि डेवलप कंट्रीज सिर्फ इंडिया से सस्ते कार्बन क्रेडिट परचेज कर लें और खुद एमिशन कम करने के लिए कोई प्रयास ही ना करें। दूसरी चीज़ ये भी डर है, अगर देखो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के आर्टिकल 6.2 के तहत IMTO ट्रैकिंग सिस्टम यानी कार्बन क्रेडिट बेचे जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के बीच में, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है ना, तो फिर देखो फ्रॉड हो जाएंगे इसमें। और सबसे लास्ट में, अगर देखो इंडिया ज़्यादा IMTO ट्रांसफ़र करेगा, ज़्यादा क्रेडिट वगैरह बेच देगा, तो ऐसा ना हो कि इंडिया फिर अपने क्लाइमेट चेंज के टारगेट्स पूरा ना कर सके, ये भी खतरा है। तो सब कुछ देख के चलना पड़ेगा इंडिया को। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस कर लिया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो फॉरेस्ट फायर्स से संबंधित है। आप सिलेबस में GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो हाल फिलहाल में ना काफ़ी जगह पे फॉरेस्ट फायर्स की घटनाएं सामने आई, खास करके लॉस एंजल्स में, और इंडिया में भी फॉरेस्ट फायर्स की घटनाएं सामने आई। लॉस एंजल्स में यानी USA में जो फॉरेस्ट फायर की घटना सामने आई, उसने तो देखो भयंकर तबाही मचाई और काफ़ी दिनों तक आग बुझी नहीं और मीडिया में डॉक्यूमेंट्रीज न्यूज़ आती रहीं। अफसोस की बात यह है, जब देखो कोई बड़ी फॉरेस्ट फायर लगती है ना, तभी कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, तभी कुछ दिखाने के लिए स्टेप्स लिए जाते हैं। अदरवाइज प्रोएक्टिव जो अप्रोचेज है ना, प्रोएक्टिव जो तैयारियां हैं ना, वो कम रहती हैं। समझ गए? हम इस आर्टिकल में फोकस करेंगे इंडिया पे, इंडिया में फॉरेस्ट फायर्स, क्योंकि UPSC क्वेश्चन पूछेगी तो इंडिया में फॉरेस्ट फायर्स पे ही पूछेगी। अब US में फॉरेस्ट फायर क्यों लगी, उस पर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना थोड़ी कम है। पूछने को UPSC पूछ सकती है, प्री में पूछ सकती है, वो सेंटा एना जो विंड्स हैं उनके बारे में पूछ सकती है, जो हमने प्री में डिस्कस किया था करंट अफेयर प्लस बैच में, लेकिन ज़्यादा फोकस UPSC का इंडिया में फॉरेस्ट फायर्स पर ही रहने की संभावना है। तो इस आर्टिकल में ना हम पोटेंशियल काजेज डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट फायर्स के, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि फॉरेस्ट फायर की इंटेंसिटी क्या होगी और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सब कुछ डिस्कस करेंगे। देखो फॉरेस्ट फायर्स ना हमारे देश में नवंबर से जून के बीच में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अदरवाइज तो जून के बाद तो आपको पता है रेन सीजन स्टार्ट हो जाता है। ये सब वेरिएबल्स फॉरेस्ट फायर की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी तय करते हैं। जैसे देखो टेम्परेचर, अगर देखो टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो जो फॉरेस्ट है वो ज़्यादा वल्नरेबल है फॉरेस्ट फायर के। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से आपको पता है पत्तियां वगैरह सूख जाती हैं और आग लगना ज़्यादा आसान हो जाता है। प्रेसिपिटेशन, जाहिर तौर पे देखो जिन फॉरेस्ट में बारिश ज़्यादा आती है वहाँ पे फिर फॉरेस्ट फायर्स की जो संभावना है कम हो जाती है। वेजिटेशन, अब देखो फॉरेस्ट में ना जमीन पे जो पत्ते गिरे हुए होते हैं वो ना एक प्रकार से ना फॉरेस्ट फायर के लिए ना फ्यूल लोड का काम करते हैं। अगर जिस फॉरेस्ट में ये गिरे हुए पत्ते ज़्यादा हैं तो उस फॉरेस्ट में फॉरेस्ट फायर की संभावना ज़्यादा। मॉइस्चर, हवा में भी और पेड़ पौधों में भी अगर मॉइस्चर ज़्यादा है ना तो वहाँ पे फॉरेस्ट फायर की संभावना कम है। ऑक्सीजन, अब देखो आग को जलने के लिए ना ऑक्सीजन चाहिए। विंड्स जिस फॉरेस्ट में ज़्यादा चलती हैं वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं फॉरेस्ट फायर को। टेम्परेचर का हमने डिस्कस कर ही लिया। हमारे देश में ना 36% इंडियन फॉरेस्ट ऐसा है जो फॉरेस्ट फायर्स के प्रोन है। मतलब आसान शब्दों में देश के 36% फॉरेस्ट को फॉरेस्ट फायर से खतरा है। इसमें भी देखो कैटेगरीज हैं, जैसे आप यहां पर देखो 4% जो कंट्री का फॉरेस्ट कवर है ना वो एक्सट्रीमली प्रोन है फॉरेस्ट फायर के, बहुत ज़्यादा खतरा है। और 6% फॉरेस्ट कवर ऐसा है जो वेरी हाईली फायर प्रोन है। कैटेगरीज बनी हुई हैं। किस टाइप के फॉरेस्ट में, अगर UPSC क्वेश्चन पूछ ले प्री में, किस टाइप के फॉरेस्ट में फॉरेस्ट फायर की संभावना सबसे ज़्यादा है? ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट में, ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा संभावना है फॉरेस्ट फायर की। और एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट या फिर मोंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट, यहाँ पे फॉरेस्ट फायर्स की संभावना कंपैरेटिवली कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्री का ये भी बन जाता है, कौन से महीनों में फायर इंसिडेंट्स सबसे ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं? मार्च, अप्रैल और मई।
क्योंकि ना इन 3 महीनों में ड्राई बायोमास यानी सूखे हुए पेड़ पौधे पत्ते सबसे ज्यादा होते हैं। इस वजह से सबसे ज्यादा जो फायर इंसिडेंट्स हैं इन्हीं 3 महीनों में रिपोर्ट होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बनता है, देश के कौन से एरिया में सबसे ज्यादा वल्नरेबिलिटी है फॉरेस्ट फायर की? ये देखो, ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, एक तो नॉर्थ ईस्ट में, मैं आपको और क्लियरली दिखा देता हूं, ये सारा एरिया अरुणाचल प्रदेश को छोड़ के ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल है फॉरेस्ट फायर के। और ये बीच वाला एरिया यहां पे जो ये मैं पेन चला रहा हूं ना, ये बीच वाला एरिया सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। इसमें वेस्टर्न महाराष्ट्र के कुछ पार्ट्स, साउदर्न छत्तीसगढ़, सेंट्रल ओडिशा, आंध्र प्रदेश का रीजन, तेलंगाना का रीजन, कर्नाटक का रीजन सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है फॉरेस्ट फायर के। एटलस में आप एक बार ये चीज़ देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉरेस्ट फायर्स के अब रीजन्स की बात करते हैं। रीजन्स देखो दोनों हो सकते हैं, मैन मेड रीजन्स और नेचुरल रीजन्स। जैसे देखो कुछ जो लोग हैं ना, जो जंगलों के आसपास रहते हैं, वो क्या करते हैं, आग लगा देते हैं जानबूझ के। 2-3 रीजन्स की वजह से। पहला रीजन, उन्हें लगता है कि हम आग लगाएंगे फॉरेस्ट में या फॉरेस्ट के आसपास के रीजन में तो ना नई जो घास आएगी ना, वो हमारे एनिमल्स के लिए ज़्यादा न्यूट्रिशन वाली होगी। कई बार उनको ऐसा भी लगता है आग जला के जानवरों को भगाया जा सकता है, तो बाद में आग वो फैल जाती है फॉरेस्ट में। तीसरा देखो, कई बार शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी देखने को मिलता है कि जंगल को जला दिया जाए और वहां पे खेती कर ली जाए। इस सोच के साथ भी कई बार आग लगा दी जाती है, लेकिन लगाई तो देखो थोड़े एरिया में जाती है आग, वो फैल जाती है, बाद में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। कई बार कुछ टूरिस्ट घूमने जाते हैं, कैंपिंग की, वहां पे रात को आग जलाई लेकिन बुझाई नहीं, वैसे ही छोड़ के आ गए और बाद में आग बहुत ज्यादा फैल गई। कई बार ऐसा होता है, ट्रांसमिशन लाइन्स है इलेक्ट्रिसिटी की, 2 तारें आपस में स्पार्क कर गई और नीचे सूखे पत्ते थे, सूखे पत्तों में आग लग गई और वो बहुत जल्दी फैल गई। कई बार देखो ऐसा भी होता है, एकदम से बिजली कड़की और बिजली लाइटनिंग की वजह से सूखे पत्तों में आग लग गई और वो फैल गई। तो ये सारे कुछ रीजंस हमने डिस्कस किए फॉरेस्ट फायर्स के। वैसे देखो, जंगल में आग लगाना ये एक पनिशेबल ऑफेंस है इंडियन पिनल कोड के अकॉर्डिंग, बट दिक्कत ये है रेयरली ऐसा होता है कि जो अपराधी है वो पकड़ा जाए, अदरवाइज पता ही लगता किसने आग लगाई है। जो कल्प्रिट है वो बिल्कुल अनआइडेंटिफाइड रहता है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ना कुछ मेथड्स बताए हैं फॉरेस्ट फायर को प्रिवेंट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहले, जंगलों में ना आप थोड़े डिस्टेंस पे ना वॉच टावर लगाओ और वहां पे फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को डिप्लॉय करो, ताकि जैसे ही जंगल में आग लगती है ना, धुआं देख के पता लग जाए वॉच टावर पर जो भी ऑफिशियल मौजूद है और तुरंत के तुरंत उस आग पे ना काबू पा लिया जाए, इससे पहले कि वो आग और ज्यादा फैल जाए और पूरे बहुत बड़े एरिया को चपेटे में ले ले। उससे पहले ही वहां पे जल्दी से जाकर उस फॉरेस्ट फायर को बुझा दिया जाए। लोकल कम्युनिटीज को भी इन्वॉल्व करने की बात कही गई है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। लोकल कम्युनिटीज जल्दी से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दें कि भैया आग लग चुकी है, जल्दी जल्दी आ जाओ भाग के। नेक्स्ट, क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेस्ट लाइंस, जो इलेक्ट्रिसिटी वाली ट्रांसमिशन लाइंस गुजरती है ना, उनका समय समय पे मेंटेनेंस होना चाहिए, ताकि उनके आपस में स्पार्क ना हो, किसी प्रकार की चिंगारी ना निकले जिसकी वजह से आग लगने की संभावना उन ट्रांसमिशन लाइंस की वजह से ना हो। नेक्स्ट पॉइंट, अगर देखो फॉरेस्ट फायर बहुत ज़्यादा फैल गई है तो देखो एनडीएमए की वेबसाइट पे बताया गया है कि उस समय फिर कैसे काबू पाया जाए। तो 2 तरह की चीज़ें बताई गई हैं, एक है कच्चा या फिर कवर्ड फायर लाइन और दूसरा है पक्का या फिर ओपन फायर लाइन। कच्चा फायर लाइन में क्या होता है, जैसे ये फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्ट में जैसे 20 मीटर की स्ट्रिप है फॉरेस्ट की, वहां पे ना नीचे जितने भी गिरे हुए पत्ते या फिर नीचे जितने भी वेजिटेशन है ना, उनको साफ कर दिया जाता है, ताकि यहां पे आग लगी हुई है ना, इस 20 मीटर की स्ट्रिप पे सारी वेजिटेशन साफ कर दी। तो जब फायर यहां पे पहुंचेगी ना
उसको नीचे कोई फ्यूल लोड मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सारी जो वेजिटेशन है वो तो साफ कर दी गई है। लेकिन डिफरेंस ये है, जो कच्चा या फिर कवर्ड फायर लाइन है ना, इसमें पेड़ों को छोड़ दिया जाता है, ट्रीज को नहीं जलाया जाता या काटा जाता है। लेकिन जो दूसरे वाला मेथड है ना, पक्का या फिर ओपन फायर लाइन, इसमें तो वेजिटेशन, नीचे गिरा हुआ जो वेजिटेशन है उसके अलावा पेड़ों को भी साफ कर दिया जाता है। तो ज्यादा एक्सट्रीम मेथड है पक्का यानी ओपन फायर लाइन। इसमें ट्रीज के साथ साथ नीचे की सारी वेजिटेशन को साफ कर दिया जाता है। लेकिन कच्चा यानी कवर्ड फायर लाइन में सिर्फ नीचे की वेजिटेशन को साफ किया जाता है और ट्रीज को छोड़ दिया जाता है। यह डिफरेंस है। इवन देखो, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का यह कहना है, सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी और जीआईएस टूल्स, जीआईएस मतलब ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये बहुत इफेक्टिव साबित हुए हैं दोनों टूल्स फॉरेस्ट फायर्स को मैनेज करने में, प्रिवेंट करने में। मतलब सैटेलाइट इमेजेस की सहायता से पता लग जाता है एग्जैक्टली कहां पे फायर लगी हुई है। अदरवाइज देखो, इतना बड़ा फॉरेस्ट वाला एरिया होता है, कई बार अंदाजा नहीं होता, लेकिन सैटेलाइट इमेजेस की सहायता से तुरंत पता लग जाता है। तो ये देखो, हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया फॉरेस्ट फायर्स से संबंधित। अब लास्ट में देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हमने डिस्कस किए। हमने देखो ये क्लाइमेट चेंज वाला आर्टिकल डिस्कस किया था। इसमें पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में आर्टिकल 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने आर्टिकल 6.2 डिस्कस किया, जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म डिस्कस किया, कैसे एक देश दूसरे देश से क्रेडिट परचेज कर सकता है, इंटरनेशनल ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम ये डिस्कस किया। फिर हमने आर्टिकल 6.4 भी डिस्कस किया था कि ये प्राइवेट कंपनीज के बीच में होता है कार्बन ट्रेडिंग से संबंधित, कार्बन ऑफसेट प्रोजेक्ट से संबंधित। अभी कंटेक्स्ट ये था कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 29th मीटिंग में रूल्स डिसाइड हो गए हैं आर्टिकल 6 पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो इंडिया के पास में काफ़ी फायदा है, डेवलप कंट्रीज से टेक्नोलॉजी मिलेगा और पैसा मिलेगा, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी इंडिया की। और ना सिर्फ देखो ये डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन का मौका है, बल्कि साउथ साउथ कोऑपरेशन का जबरदस्त मौका है। आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था कि कैसे इंडिया और अफ्रीका के बीच में कोऑपरेशन के 10 प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें से ये क्लाइमेट कोऑपरेशन इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया के पास में काफ़ी चीज़ों में एक्सपर्टीज है, जैसे सोलर एनर्जी वगैरह है, डिजिटल टूल्स है, जो इंडिया अफ्रीका के साथ में शेयर कर सकता है। तो विन विन सिचुएशन है। फिर हमने ये वाला आर्टिकल डिस्कस किया था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 फैसले दिए और रेप एक्यूज्ड को इस शर्त पर बेल दी गई कि आप रेप विक्टिम के साथ में शादी करो। तो राइटर बोलते हैं ये गलत है, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन है, ये ट्रायल को इन्फ्लुएंस करता है इनडायरेक्टली। और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस कहती हैं कि बेल की शर्त ये नहीं होनी चाहिए जिससे विक्टिम खतरे में आए या फिर विक्टिम और एक्यूज्ड के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो। बट इलाहाबाद हाई कोर्ट की ये जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन करती हैं, विक्टिम से उनकी ऑटोनॉमी छीनती हैं, शादी उनके ऊपर इम्पोज होती है और शादी में आने के बाद में तो और ज़्यादा कोअर्सिव रिलेशनशिप हो सकता है, और ज़्यादा टॉर्चर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। फिर एक फॉरेस्ट फायर वाला आर्टिकल भी हमने डिस्कस किया था जिसमें कॉमन से पॉइंट्स थे। लास्ट में आर्टिकल आपको ये डिस्कस करना है पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट का आर्टिकल 6.2। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, 250 वर्ड्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।